यूक्रेन युद्ध में हाल के वर्षों में ध्यान मुख्य रूप से ड्रोन और मानव रहित प्रणालियों पर रहा है। हवा में, समुद्र में और अब जमीन पर भी ये स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त प्रणालियां युद्ध लड़ने के तरीके को बुनियादी रूप से बदल चुकी है और इसके भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन मानव रहित हथियार प्रणालियों ने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों जैसी भारी और महंगी प्रणालियों पर अभूतपूर्व विनाश किया है और इसी वजह से अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहने लगे हैं कि युद्ध के मैदान के ये पारंपरिक दिग्गज अब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। अगर आप मोर्चे के सैनिकों से पूछे तो वे बताएंगे कि 20वीं सदी के युद्ध का एक मजबूत स्तंभ आज भी उतना ही जरूरी है। तोपखाना, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स या MLRS से दागे गए तोप के गोले और रॉकेट शायद FPV और भारी कामिकाजे ड्रोन जैसी सटीकता और फुर्ती नहीं दे सकते, लेकिन वे अब भी दुश्मन की सेनाओं को जो हथियारबंद है और मोर्चे के ठीक पीछे हैं भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अब स्पेनिश नवाचार से यूक्रेन की बेसिक MLRS ग्रेड BM-21 को साधारण गोले दागने वाली प्रणाली से सटीक निर्देशित हथियार लॉन्चर में बदला जा रहा है। ये कैसे काम करता है और युद्ध में फर्क क्यों लाता है, जानते हैं? स्पेनिश कंपनी EME ने सटीक मार्गदर्शन किट बनाई है जो BM-21 की रॉकेट की सटीकता को सैकड़ों गज से घटाकर सिर्फ कुछ गज तक ले आती है। इन किट्स के पेश किए जाने की खबर सबसे पहले पेरिस, फ्रांस के पार्क दे l'exposition डे विलपिंट में यूरोसेट्री 2026 डिफेंस एक्सपो में सार्वजनिक रूप से सामने आई थी। 2026 में यूक्रेनी भागीदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जहां 2024 में सिर्फ 5 प्रदर्शक थे, 2 साल बाद ये संख्या 80 से ज्यादा कंपनियों तक पहुंची। यूक्रेनी कंपनियां मानव रहित प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताएं दिखा रही है। फायरपॉइंट ने अपनी नई लंबी दूरी की फ्रिया एंटी बैलिस्टिक प्रोग्राम पेश की, जबकि थर्मो प्रोजेक्ट्स यूक्रेन ने सैन्य वाहनों के लिए मोबाइल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिखाया। लेकिन प्रदर्शन में केवल बिना चालक वाले सिस्टम और अन्य अल्ट्रा हाईटेक सिस्टम की नई क्षमताएं ही नहीं थी। MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में नवाचार भी एजेंडे में प्रमुख रूप से शामिल थे। लॉकहीड मार्टिन ने हाई हिमार्स फ्लेक्स पेश किया, जो उसके प्रसिद्ध MLRS का मॉड्यूलर रूप है। फ्लेक्स में ड्यूल पॉड लॉन्चर है, जिससे गोला बारूद क्षमता 6 से बढ़कर 12 रॉकेट हो जाती है। ये वेरिएंट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, पैट्रियट PSC मिसाइलें, स्टैंडर्ड GMLRS और एटाकमा ATACMS दाग सकता है, जिससे स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में लेयर्ड मिसाइल डिफेंस क्षमता आती है। यूरोपीय कंसोर्टियम KNDS ने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम या लोरास डेमोस्ट्रेटर का खुलासा किया। यह एक नई 155 मिलीमीटर 58 कैलिबर गन का उपयोग करता है, जो सटीक गोला बारूद के साथ 50 से 62 मील की दूरी तक मार करने में सक्षम है और पारंपरिक होवित्जर तथा MLRS के बीच की दूरी को पाटता है। ग्लोबल मोबाइल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम GMARS के नए वेरिएंट्स, जो राइनमेटल और लॉकहीड मार्टिन के सहयोग से बने हैं, भी पेश किए गए, लेकिन हाई हाइमार्स फ्लेक्स की घोषणा के कारण वे कम ध्यान में रहे। इन प्रणालियों के भविष्य में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की संभावना है। लेकिन इस बीच एक्सपो में पेश की गई एक और MLRS नवाचार है, जो शायद कहीं ज्यादा त्वरित असर डालेगा। वास्तव में यह शायद पहले से ही असर डाल रहा है। EMA एस्क्रिवानो मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग के अनुसार 2023 से अब तक यूक्रेन को BM-21 रॉकेट्स के लिए 11,000 से ज्यादा गाइडेंस किट भेजी जा चुकी है और आगे भी दसियों हजार भेजी जाएंगी। ये संभावित रूप से गेम चेंजर क्यों है? संक्षेप में, ये किट्स रॉकेट्स की सटीकता बढ़ाती हैं। कंपनी के मुताबिक वह यूक्रेन के लिए 2 तरह की गाइडेंस किट्स बना रही है। पहली किट सैटेलाइट्स या GNSS और इनर्शियल या INS नेविगेशन का इस्तेमाल करती है। ये किट्स BM-21 गोला बारूद की सर्कुलर एरर प्रोबेबल को 656 से 1640 फीट के बेस लाइन से घटाकर लगभग सिर्फ 49 फीट तक ले आती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन बात इससे भी बेहतर है। यूक्रेन के अनुरोध पर एक लेजर गाइडेड वेरिएंट विकसित हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और जैमिंग में भी 10 फीट से कम सटीकता देता है। 2026 की पहली तिमाही तक इस कॉन्फ़िगरेशन में 1000 किट्स डिलीवर की जा चुकी थी।
लेजर वेरिएंट GNSS INS संस्करण की तुलना में थोड़ा लंबा है और इसमें 2 के बजाय 4 स्वतंत्र रूप से नियंत्रित आगे के फिन होते हैं। दोनों वेरिएंट यूनिवर्सल है, यानी ये ग्रैड से दागी सभी रॉकेट्स के साथ संगत है। ये यूक्रेन के इस सिस्टम में यूक्रेन द्वारा किए गए बदलावों और आधुनिकीकरण से भी मेल खाते हैं, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। यूक्रेन अपने ग्रैड के साथ अनगाइडेड M210 F-122 मिमी रॉकेट इस्तेमाल करता है, जो ठोस ईंधन प्रक्षेप्य है और क्षेत्रीय लक्ष्यों पर उच्च विस्फोटक विखंडन प्रभाव के लिए बना है। इस रॉकेट का कुल वजन लगभग 145.5 पाउंड होता है, जिसमें 40.54 पाउंड का वारहेड शामिल है, जो TNT आधारित विस्फोटक जैसे TGAF-5 से भरा होता है। सिस्टम के पॉड से लॉन्च किए जाने पर यह लगभग 2264 फीट प्रति सेकंड की मजल वेलोसिटी हासिल करता है, जिससे इसकी अधिकतम रेंज लगभग 12.5 मील हो जाती है। यह बेहद खतरनाक गोला बारूद है। M210 F वॉरहेड का आंतरिक स्कोरिंग विस्फोट के समय लगभग 3950 टुकड़े पैदा करता है, जिनका वजन आधा ग्राम या उससे अधिक होता है, और ये टुकड़े लगभग 92 से 131 फीट के घातक दायरे में फैल जाते हैं। तो ये रॉकेट इलाके को दुश्मन के लिए निषिद्ध बनाने के लिए सैचुरेशन फायर के लिए आदर्श है और बिना कवच सुरक्षा वाले हल्के वाहनों और खुले में मौजूद पैदल सेना के जमावड़े के खिलाफ खास तौर पर प्रभावी है। मानक BM-21 में 40 ट्यूब वाला लॉन्चर होता है और ये अपनी पूरी लोड को सिर्फ 20 सेकंड में दाग सकता है, जिससे प्रति वाहन लगभग 120 रॉकेट प्रति मिनट की प्रभावी फायरिंग दर हासिल होती है। मानक बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में कई समन्वित लॉन्च के साथ सैकड़ों या हजारों प्रोजेक्टाइल एक साथ दागे जा सकते हैं, जिससे हर लॉन्चर की एक बौछार में 1300 फीट से अधिक व्यास वाले लक्ष्य क्षेत्र पूरी तरह संतृप्त हो जाते हैं। इन बमबारियों का सामना करना बहुत डरावना है। ये बमबारी क्षेत्र को दुश्मन के लिए निषिद्ध बनाने के साथ साथ भारी मानसिक तनाव भी पैदा करती है, जिससे दुश्मन बलों को लंबे समय तक छिपने और अपनी गतिविधियां रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आने वाले रॉकेट्स की एक खास तरह की चीखती हुई आवाज होती है, जो डर और भ्रम को और बढ़ा देती है, जिससे सैनिकों के मनोबल और एकता पर गैर घातक प्रभाव और भी ज्यादा हो जाता है। तेज विस्फोटक विखंडन वारहेड्स के फैलाव से एक सामान्य सल्वो दुश्मन की पैदल सेना या तोपखाने को 10 से 20 मिनट तक दबाव में रखता है, जिससे उनकी सुरक्षित आवाजाही रुक जाती है और वे बिखरने को मजबूर होते हैं। ड्रोन और काउंटर बैटरी रडार के बावजूद अग्रिम पंक्ति पर तुरंत घनी गोलाबारी की क्षमता के कारण ग्रैड्स यूक्रेनी और रूसी दोनों के लिए रॉकेट तोपखाने की रीढ़ हैं। लेकिन कुछ लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थीं, जिन्हें नए किट्स हल करने में मदद करते हैं। N210F, जिसे 9M22U के नाम से भी जाना जाता है, की मुख्य कमी इसकी सीमित सटीकता है। ये बिना मार्गदर्शन वाले घूर्णन से स्थिर रहने वाले प्रक्षेप्य बैलिस्टिक पथ पर चलते हैं, जिस पर हवा और लॉन्च कोण का असर होता है, जिससे दूरी के साथ फैलाव बढ़ता है। इनकी रेंज भी कुछ हद तक सीमित है, लेकिन इस सीमा को नए लंबी दूरी वाले रॉकेट जैसे 9M521 और 9M522 के इस्तेमाल से कम किया गया है, जो सिस्टम की पहुंच को काफी बढ़ा देते हैं। इन रॉकेट्स में बेहतर एरोडायनामिक्स और प्रलोदक के कारण इनकी रेंज 18 से 28 मील तक बढ़ी है। इससे ग्रेड्स दुश्मन की पंक्तियों के पीछे गहराई तक हमला कर सकते हैं और काउंटर बैटरी रेंज से बाहर रहते हैं। यूक्रेन ने BM-21 के लिए खास राउंड्स का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया है। 9M519 एक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग रॉकेट है, जो दुश्मन की संचार व्यवस्था को बाधित करने के लिए बना है। 9M42 और 9M43 इल्यूमिनेशन और टारगेट मार्किंग रॉकेट्स हैं, जिनका उपयोग रात में युद्ध क्षेत्र को रोशन करने या दूसरी तोपखाना इकाइयों के लिए लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए होता है। BM-21 परिवार में थर्मोबैरिक 122 मिलीमीटर रॉकेट्स भी शामिल है, जो भारी ओवर प्रेशर वेव्स बनाते हैं और खाइयों या किलेबंद ढांचों में मौजूद सैनिकों के खिलाफ बेहद प्रभावी होते हैं। EME किट्स सभी 122 मिमी गोला बारूद प्रकारों के साथ संगत हैं, जिन्हें यूक्रेन अपने ग्रैड्स में उपयोग करता है। इसका मतलब है इन रॉकेट्स की सटीकता अब काफी बढ़ गई है। ये किट्स सिंगल लॉन्च ट्यूब्स के साथ संगत है,
और इनमें एक विशेषता है जो लंबी अवधि में निर्णायक हो सकती है। ये पूरी तरह से इटार मुक्त हैं। ITAR यानी इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस अमेरिकी सरकार के वे नियम हैं जो अमेरिकी रक्षा वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी डेटा के निर्यात, आयात और अस्थायी स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं। इसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और विदेश नीति को आगे बढ़ाना है ताकि संवेदनशील सैन्य तकनीक दुश्मनों तक ना पहुंचे। ITAR नियंत्रित वस्तुओं पर सख्त एंड यूजर अग्रीमेंट्स होते हैं जो ये सीमित करते हैं कि हथियार कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन लाइसेंस में देरी या संभावित प्रतिबंध लग सकते हैं। ITAR मुक्त सिस्टम का फायदा है कि इसके उपयोग, संशोधन या ट्रांसफर के लिए अमेरिकी विदेश विभाग की मंजूरी नहीं चाहिए। अमेरिका ITAR मुक्त सिस्टम्स की तैनाती या उनके तीसरे पक्ष को पुनर्निर्यात जैसे यूक्रेन भेजने पर रोक नहीं लगा सकता। इसलिए अमेरिकी राजनीतिक प्राथमिकताएं बदलने पर भी उत्पादन और रखरखाव जारी रह सकता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान कई बार बदलती अमेरिकी प्राथमिकताओं के कारण फंस चुका है। EM और E-किट ITAR मुक्त होने का अर्थ है कि वे अमेरिकी राजनीतिक मनमर्जियों या अमेरिकी सेना की बदलती इन्वेंट्री जरूरतों के अधीन नहीं होंगी। वे पुराने कम सटीक सैचुरेशन हथियार को हिमार्स जैसे सटीक निर्देशित रॉकेट में बदल देते हैं, जिससे उसे नई जिंदगी मिलती है। अब तक यूक्रेन के ग्रैड और अन्य संशोधित सोवियत युग के MLRS सिस्टम ने उसके अमेरिकी निर्मित हाइमार्स और M270 MLRS सिस्टम से अलग भूमिका निभाई है। एक तरफ BM-21 ग्रैड मुख्य रूप से यूक्रेन की भारी मात्रा वाली कम दूरी की आर्टिलरी का मुख्य हथियार रहा है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों से मिले हिमार्स और M270 MLRS का इस्तेमाल अधिक सटीक और गहरे हमलों के लिए हुआ है। ग्रैड अग्रिम मोर्चे की खाइयों के लिए बेहतर सैचुरेशन फायर पावर देता है, लेकिन अब तक इसमें अपने नेटो समकक्षों जैसी रेंज, सटीकता और टिकाऊपन की कमी रही है। BM-21 की 40 बिना मार्गदर्शन वाली 122 मिलीमीटर रॉकेट्स की साल्वो की तुलना में M142 हाइमार्स और M270 MLRS क्रमशः 6 या 12 गाइडेड 227 मिलीमीटर GMLRS रॉकेट्स दागते हैं। पश्चिमी सिस्टम GPS INS मार्गदर्शन से 16 से 33 फीट के भीतर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी पाते हैं। इसकी उच्च सटीकता से ये एक ही रॉकेट से कमांड पोस्ट और गोला बारूद डिपो जैसे अहम लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं, बिना पूरे क्षेत्र में अंधाधुंध बमबारी किए। M142 हिमार्स और M270 MLRS की रेंज के मामले में भी स्टैंडर्ड ग्रेड मिसाइलों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त है। ग्रेड मिसाइलों की 12.4 से 28 मील की रेंज की तुलना में स्टैंडर्ड हाइमार्स और M270 सिस्टम्स जब GMLRS रॉकेट दागते हैं तो वे 50 से 56 मील तक पहुंच सकते हैं। अटाकम्स 610 मिमी कैलिबर टैक्टिकल मिसाइलों से लेस होने पर ये 186 मील दूर तक हमला कर सकते हैं। ये यूक्रेनी बलों को रूसी लॉजिस्टिक्स और कमांड केंद्रों को फ्रंट लाइन से काफी पीछे तक निशाना बनाने देता है, जो ग्रैड में नहीं था। नई स्पेनिश गाइडेंस किट्स BM-21 की रॉकेट्स की रेंज को सीधे तौर पर नहीं बढ़ाती है, लेकिन ये उन्हें कई गुना ज्यादा सटीक बना देती है। अब फ्रंट लाइन की उन पोजीशनों पर भी सटीक हमले संभव है जहां पहले सिर्फ ड्रोन ही हमला कर सकते थे। ड्रोन छोटे वारहेड ले जाते हैं, इसलिए मजबूत किलेबंद पोजीशनों पर कम असरदार होते हैं। ये यूक्रेन के लिए दो मुख्य कारणों से खास तौर पर महत्वपूर्ण है। GLMRS या एटैकम्स के विपरीत यूक्रेन को ग्रेड रॉकेट्स के लिए अमेरिका या अन्य साझेदारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब यूक्रेन ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तब उसे इन रॉकेट्स का बहुत बड़ा भंडार विरासत में मिला था और वह अब भी इन्हें देश में ही बनाता है। पश्चिमी यूक्रेन के खमेल्नित्स्की ओब्लास्ट के शेपातिवका में स्थित शेपातिवका मरम्मत संयंत्र, जो राज्य रक्षा निगम यूक्रोबोरोनप्रोम का हिस्सा है, 122 मिलीमीटर रॉकेट्स के उत्पादन का मुख्य केंद्र रहा है। अब यूक्रेन का बहुत सा रक्षा उत्पादन गुप्त स्थानों पर हो रहा है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं कि यह संयंत्र मुख्य निर्माता है या नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्थल पर 2023 और 2025 में कई बार रूसी मिसाइल हमले हुए थे। इसके अलावा वर्षों से ग्रैड के व्यापक उपयोग के कारण वहां अभी भी बहुत सा गोला बारूद उपलब्ध है, जब भी यूक्रेन को और खरीदने की जरूरत पड़े। माना जाता है कि करीब 1 लाख GRAD
BM-21 सिस्टम बने हैं जो कम से कम 72 सेनाओं में सेवा कर चुके हैं और 1960 के दशक से लगभग हर बड़े युद्ध में इस्तेमाल हुए हैं। यह भी ज्ञात है कि यूक्रेन ने 2022 में अमेरिका से भी BM-21 मिसाइलें खरीदी थी। क्या आप YouTube चैनलों की वही पुरानी कहानियां और नजरिए देखकर थक गए हैं? तो द मिलिट्री शो को नए नजरिए के लिए सब्सक्राइब करें। हम सुर्खियों के पीछे की सच्चाई तक पहुंचते हैं ताकि आपको सबसे महत्वपूर्ण सैन्य खबरें और उनका महत्व पता चल सके। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमेशा सबसे पहले जान सके। अब सोवियत युग की कई अन्य प्रणालियों की तरह जिन्हें यूक्रेन ने विरासत में पाया था, यूक्रेन ने सिर्फ बैठकर पुराने सोवियत BM-21 सिस्टमों के स्टॉक को ही खत्म नहीं किया है। जब रूस ने फरवरी 2022 में आक्रमण किया तो यूक्रेन के पास लगभग 260 BM-21 ग्रैड सिस्टम थे, जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार ये संख्या 600 यूनिट तक भी हो सकती है। 2024 तक यूक्रेन की सेवा में बचे हुए सिस्टम की संख्या घटकर लगभग 100 रह गई थी और दिसंबर 2024 तक कम से कम 54 वेरिएंट के युद्ध में नष्ट होने की दृश्य पुष्टि हो चुकी थी। लेकिन उनमें से बहुत कम असली सोवियत सिस्टम है, क्योंकि यूक्रेन उन्हें लगातार अपग्रेड कर आज के युद्ध क्षेत्र के लिए उपयुक्त बना रहा है। आधुनिकीकरण के प्रयास मुख्य रूप से लॉन्चरों को नए ट्रक चेसिस पर लगाने पर केंद्रित रहे हैं। लॉन्चर खुद बहुत भरोसेमंद तरीके से काम करता है और देखने से लगता है कि इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ी है। ये एक पुनः उपयोग योग्य पॉड है जिसमें 40 लॉन्च ट्यूब्स 4x10 के आयताकार क्रम में लगे हैं, जिसे हाइड्रोलिक रूप से 0 से 55 डिग्री तक उठाया जा सकता है। फायरिंग के लिए इसे उठाया जाता है और ट्रांजिट में केप के ऊपर आगे घुमाया जाता है ताकि सिलोट कम हो और परिवहन आसान हो। पीछे 2 हाइड्रोलिक जैक्स वाहन को रिकॉइल बलों के खिलाफ सहारा देकर लॉन्च के समय खासकर ऑफ-रोड स्थिरता बढ़ाते हैं। पॉड्स को मैन्युअली या अलग गोला बारूद वाहक ट्रक से लाए गए सहायक उपकरणों की मदद से लोड किया जाता है और प्रशिक्षित दल को इसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। इस डिजाइन में तेजी से तैनात करने और समेटने पर जोर दिया गया है, जो कि बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में फायर सपोर्ट देने में इस सिस्टम की भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मूल चेसिस जिस पर लॉन्चर लगे थे अब अपनी उपयोगिता से काफी आगे बढ़ चुका है। निश्चित रूप से इस सिस्टम की लोकप्रियता से साबित होता है कि यूरल 375D 6x6 ट्रक चेसिस मजबूत और उपयुक्त है। ऑल व्हील ड्राइव और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस ग्रामीण पूर्वी यूक्रेन की खराब सड़कों व ऑफ रोड के लिए जरूरी है। हालांकि यूरल 375D के 180 हॉर्स पावर इंजन का मतलब है कि इसकी गति हाईवे पर लगभग 46.6 मील प्रति घंटा तक सीमित है, जिससे यह हवाई खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। ड्रोन युग में यह समस्या है क्योंकि ड्राइवर और क्रू के लिए केबिन बख्तरबंद नहीं है, जिससे ग्रैड की सरलता और तेज तैनाती को सुरक्षित संचालन से ऊपर रखा गया है। यूक्रेन के लिए यूरल 375D की एक बड़ी समस्या यह है कि इसका चेसिस और स्पेयर पार्ट्स रूस में बनते हैं। अपने दुश्मन से सप्लाई पर निर्भर रहना जाहिर तौर पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत से यूक्रेन अपने ग्रैड लॉन्चर्स को अपग्रेडेड ट्रक चेसिस पर लगा रहा है, खास तौर पर यूक्रेनी निर्मित क्रास 260 और उसके आधुनिक उत्तराधिकारी जैसे कि क्रास 6322। यूक्रेनी चेसिस का इस्तेमाल करने के फायदे सिर्फ पार्ट्स की खरीद तक ही सीमित नहीं है। एक तो ये कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्रास 260 को याम्स 238L 149L V8 डीजल इंजन से ताकत मिलती है जो 300 हॉर्स पावर पैदा करता है, जबकि यूराल 375D के जिल 375 7 लीटर V8 पेट्रोल इंजन से सिर्फ 180 हॉर्स पावर मिलती है। डीजल इंजन ईंधन की बचत में भी काफी बेहतर है, जिससे ट्रक की ऑपरेशनल रेंज दोगुनी होकर लगभग 620 मील हो जाती है। ज्यादा ताकतवर क्रास इंजन बेहतर पावर टू वेट अनुपात बनाए रखता है, जिससे रॉकेटों से पूरी तरह लदे ट्रक की एक्सेलरेशन और चढ़ाई क्षमता बेहतर होती है। क्रास 260 पेलोड क्षमता दुगुनी कर 9 टन तक भार उठा सकता है, जिससे बख्तरबंद केबिन, ऑटोमेटेड रीलोडिंग सिस्टम और ज्यादा गोला बारूद भंडारण जोड़ना संभव होता है। क्रास चेसिस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, GPS नेविगेशन और
ऑटोमेटेड स्टेबलाइजेशन यूनिट्स के साथ आसानी से एकीकृत हो सके, जिससे सेटअप समय 4 गुना कम और सटीकता बढ़ जाती है। इसी कारण 2000 के दशक की शुरुआत से यूक्रेन क्रास चेसिस पर ग्रैड के नए वेरिएंट्स विकसित कर रहा है। इनमें BM-21 के शामिल है, जिसमें एक संशोधित डबल कैप क्रास 260 चेसिस और एक बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम है। बास्टियन 1 और 2 क्रास 260 चेसिस पर आधारित आधुनिक संस्करण है। बास्टियन 2 में 40 अतिरिक्त मिसाइलों के लिए स्टोरेज है। साथ ही वेरबा है, जो डबल कैप क्रास 6322 चेसिस पर आधारित आधुनिक संस्करण है और इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है। यूक्रेन ने यहां तक कि एक मिनी ग्रेड भी विकसित किया है, जिसमें मूल BM-21 ग्रेड के हिस्सों का उपयोग किया गया है, जिन्हें पिकअप ट्रकों पर लगाया गया है। मिनी ग्रेड 3 मिसाइलें, सामान्य ग्रेड 10 मिसाइलें दागता है, लेकिन मिनी ग्रेड की सटीकता अधिक है। यूक्रेनी सैन्य विश्लेषक एलेक्जेंडर मुसियेंको के अनुसार मिनी ग्रेड के 3 फायदे हैं, जिनमें इनकी अतिरिक्त गतिशीलता से तेजी से चलना शामिल है। जिन यूनिट्स के पास ये है, वे बिना कहीं और से तोपखाना बुलाए लक्ष्य पर फायर कर सकती है, और ये हल्के हथियारों से लैस पैदल सेना यूनिट्स को अतिरिक्त मारक क्षमता भी देते हैं। लेकिन यूक्रेनी ग्रेड की नवाचार यही नहीं रुकते। मई 2026 में 50वीं तोपखाना ब्रिगेड ने आधुनिकीकृत BM-21 वेरिएंट्स को बिल्कुल नई ड्रोन रोधी सुरक्षा के साथ प्रदर्शित किया। अपग्रेडेड ग्रैड सिस्टम्स की खासियत इन पर लगा भारी कवच है। लॉन्च ट्यूब असेंबली पर ठोस ग्रेटिंग की ग्रिल फायरिंग दिशा में लगी है, जो ऐसे हथियार सिस्टम की आम विशेषता है। वाहन की कैबिन के सामने भी एक जटिल जालीदार संरचना है, जो यूक्रेनी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर देखे गए इसी तरह के डिजाइन से काफी मिलती जुलती है। इस संरचना को जरूरत के अनुसार ऊपर या नीचे मोड़ा जा सकता है, जिससे रखरखाव या मरम्मत के लिए इंजन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जब इसे ऊपर की ओर मोड़ा जाता है, तो ये लगभग निश्चित रूप से आगे की सड़क की बेहतर दृश्यता प्रदान करता है। गोल गुंबदनुमा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण केबिन के ऊपर लगाया गया है, जो ड्रोन से भरे युद्ध क्षेत्रों में जरूरी है। दरवाजों में मजबूत ग्रिल लगी है, जो कामिकाजे ड्रोन से क्रू की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो यूक्रेन के सभी ग्रेड वेरिएंट अब काफी ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं, और अब EMN-E के गाइडेंस किट्स के आने से इनके रॉकेट्स की सटीकता हिमार्स और M270 के करीब पहुंच गई है। इससे यूक्रेन को युद्ध में नया फायदा मिलता है। अब उसके ग्रेड वेरिएंट सिर्फ दहशत फैलाने तक सीमित नहीं है। अब वे कुछ ही सेकंड में 40 सटीक हमले कर सकते हैं, वो भी हिमार्स रॉकेट से काफी कम लागत में। GMLRS रॉकेट्स की कीमत लगभग 1.5 लाख से $2 लाख प्रति रॉकेट है, और ये पश्चिमी सप्लाई चेन पर निर्भर होने के कारण केवल महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ATAKOM मिसाइलों की कीमत वेरिएंट के अनुसार प्रति यूनिट 10 से $17 लाख है। तुलना के लिए एक स्टैंडर्ड अनगाइडेड BM-21 रॉकेट की कीमत निर्माता, उम्र और मिसाइल के प्रकार के अनुसार लगभग 1000 से $10,000 के बीच होती है। सही है, किसी खास लक्ष्य को सीधे मारने के लिए शायद आपको सिर्फ एक GMLRS या ATAKOMS मिसाइल दागनी पड़ेगी, जबकि वही असर पाने के लिए 40 अनगाइडेड BM-21 रॉकेट्स की पूरी सल्वो चलानी पड़ सकती है। इससे लागत के अंतर में काफी कमी आती है। EMN-E किट से यूक्रेन के लिए गाइडेड प्रिसीजन रॉकेट की कीमत बहुत कम हो गई है। ये यूक्रेनी सेना को नई साझेदारी से मिलने वाला पहला बड़ा लाभ है, क्योंकि EMN-E के साथ सहयोग केवल गाइडेंस किट्स तक सीमित नहीं है। मई 2025 में यूक्रोबोरोम्प्रोम और EMN-E ने हथियारों के संयुक्त विकास व यूक्रेन में स्पेनिश मॉड्यूल के स्थानीय उत्पादन के लिए समझौता किया। यूक्रेनी UAV निर्माता स्क्लाइटन ने मार्च 2026 में इस कंपनी से सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्यवहार में इन समझौतों का क्या मतलब है, यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन EMN-E द्वारा विकसित किए जा रहे अन्य सिस्टम्स पर एक नज़र डालना ही रूसी नेतृत्व के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है। कंपनी का मुख्य उत्पाद गार्जियन 30 रिमोट टरेट है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह पहले से ही यूक्रेन में तैनात है। ये एक रिमोट से नियंत्रित हथियार स्टेशन है, जिसमें 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक तोप
आमतौर पर MK-44 बुशमास्टर 2 और एक कोएक्सियल 7.62 मिलीमीटर मशीन गन लगी होती है। यह यूक्रेन के BTR-34 या क्रैश चेसिस जैसे बख्तरबंद वाहनों में चालक दल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। EMN कंपनी गार्डियन 2.0 RWS भी बनाती है, जो एक हल्का रिमोट वेपन स्टेशन है और इसमें 7.62 या 12.7 मिलीमीटर की मीडियम मशीन गन या 40 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर लगाई जा सकती है। इसमें डे नाइट कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर हैं जो सटीक निशाना साधते हैं। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काइनेटिक सिस्टम बनाती है जो ड्रोन का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करते हैं। इनमें ड्रोन डिटेक्शन रडार और जैमिंग सिस्टम है, जिन्हें टरेट्स के साथ या स्वतंत्र, स्थिर या मोबाइल यूनिट्स के रूप में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। EMN वर्चुअल ट्रेनिंग सिमुलेटर देता है, जिससे बख्तरबंद वाहन क्रू और आर्टिलरी ऑपरेटर बिना असली गोला बारूद खर्च किए किफायती प्रशिक्षण ले सकते हैं। हम आपको यूक्रेन और EMN के नए सिस्टम्स की ताज़ा जानकारी देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तुरंत अपडेट मिले। इस बीच इस वीडियो को देखें जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन किस तरह एक रोबोट सेना बना रहा है। देखने के लिए धन्यवाद।